हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद गौरव में। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों, उत्तराखंड एलटी टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए जो है हम तैयारी कर रहे हैं और इसके संबंध में मैं आपको सारे के सारे टॉपिक्स करवा चुका हूं और प्रैक्टिस सेट भी लगभग 16-17 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं। तो फ्रेंड्स, उसी सीरीज में हम नया एक प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं जिसके अंदर हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपके एग्जाम के अंदर भी 30 क्वेश्चन इसके अंदर आने वाले हैं। ओके, तो आप लोग दोस्तों अपनी तैयारी को करते रहिए और साथ के साथ जो है, क्योंकि एग्जाम जब भी होगा, लेकिन आप अपनी तैयारी को लगातार कंटिन्यू करते रहिए। और जो जिनका अभी लेक्चरर का एग्जाम भी क्रैक होने की उम्मीद है, तो वो लोग भी अपनी तैयारी को करते रहिए, दोनों साथ साथ करते रहिए। और जो केमिस्ट्री वाले हैं उनके लिए तो अभी मैं केमिस्ट्री का बैच जो है वो स्टार्ट करने वाला हूँ। तो उसमें अभी देखते हैं कि कितने जो बच्चे हैं वो इंटरेस्टेड हैं, उसके हिसाब से मैं फिर देखूंगा। क्योंकि अभी बच्चे शायद से इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, उसके बेसिस पर हम देखेंगे। फिर एक्चुअली में ये है कि रिजल्ट का अभी तो कुछ पता नहीं है, क्लियर नहीं है कब तक आएगा। देखते हैं कब तक आता है, क्योंकि अभी पैंडेमिक की सिचुएशन है, तो ऐसी स्थिति में रिजल्ट मेरे ख्याल से इतनी जल्दी आना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप अपनी तैयारी करते रहिए, बाकी रिजल्ट तो जब भी आएगा देखा जाएगा, है कि नहीं। और बाकी जल्दी मैं बात बता दूंगा केमिस्ट्री वाले किस प्रकार से जो है हम मेंस के लिए तैयारी करेंगे। वैसे भी मैं आपको एक दो डेमो वीडियो तो मैं दे ही चुका हूँ। बाकी आगे की जो वीडियोस होंगी मैं बता दूंगा कि किस प्रकार से ज्वाइन करना है आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। और नोट्स के लिए मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज टीचिंग एप्टीट्यूड की 30 क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, कब विद्यार्थियों का उनकी परिवेश, प्राकृतिक संसाधनों तथा जीविका से संबंधित ज्ञान आधारों के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था करना उद्देश्य है। तो पहला है शिक्षक केंद्रित शिक्षा का, दूसरा बाल केंद्रित शिक्षा का, तीसरा काम केंद्रित शिक्षा का और चौथा समाज केंद्रित शिक्षा का। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सेकंड, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है उनके विद्यार्थियों को उनके परिवेश, प्राकृतिक संसाधन तथा जीविका से संबंधित आधारों के आधार पर शिक्षा देना। तो ये इसमें ही होता है आपका चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के अंदर। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समावेशी कक्षा के शिक्षक को पाठ योजना और इकाई योजना को इस प्रकार से इंगित करना चाहिए कि वह, पहला है शिक्षार्थियों को उनकी योग्यता के अनुरूप उन्हें विभिन्न स्तरों में बांट रहा है। सेकंड, शिक्षार्थियों को की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार कक्षा में जारी गतिविधियों को कैसे बदलता है। सी, शिक्षार्थियों में से प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को कम महत्व दे रहा है। या फोर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बात हो रही है कि चूंकि शिक्षक पाठ योजना और इकाई योजना को इस ओर इंगित करता है, किस ओर करना चाहिए उसे, हमेशा चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में बच्चों की आवश्यकता के अनुसार। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, शिक्षा के अधिगम का आकलन करने हेतु उपयुक्त है। तो जो अधिगम है उसका आकलन करने के लिए क्या उपयुक्त है। दैनिक परीक्षण, मासिक परीक्षण, त्रैमासिक परीक्षण या वार्षिक परीक्षण। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छा जो आकलन माना जाता है वो आपका दैनिक परीक्षण होना चाहिए। डेली बेसिस पर टेस्ट या उसका जो पढ़ाया जा रहा है उसको साथ के साथ जो है उसका पूछ भी लिया जाना चाहिए, तो किस प्रकार से बच्चों का आउटकम उसमें निकल के आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, वह बालक जो अपने अध्ययन के मध्य काल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार सामान्य है करने में असमर्थ है, वह कौन सा बालक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है आपके पास, पिछड़ा बालक है, सामान्य बालक है, सृजनात्मक बालक है या प्रतिभाशाली बालक है। क्योंकि वो अपने आयु वर्ग के समान काम करने में असमर्थ है, तो इसलिए वो क्या है, आपका पिछड़ा हुआ बालक है। पिछड़ा मतलब बालक है या उसके अंदर कोई परेशानी है उसे। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, प्रतिभाशाली बालकों की समस्याएं हैं। पहला है कार्य करने की गति में, दूसरा परिवार में समायोजन की, तीसरा स्कूल में समायोजन और चौथा आस पड़ोस में समायोजन। तो प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनमें बेसिकली क्या दिक्कत होती है, बताइए राइट आंसर। तो यहाँ पर है स्कूल में उनके समायोजन की समस्याएं उनमें आती है, क्योंकि वो बाकी बच्चों से जो है वो बाकी बच्चों के साथ स्वयं एक तरह से
उनका एडजस्टमेंट करने में उन्हें थोड़ा दिक्कत होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बालकों का सामाजिक नेतृत्व निम्नलिखित किस प्रकार से किस तकनीकी से निर्धारित होता है। सामाजिक जो नेतृत्व है वो किस मतलब क्या टेक्निक से हम डिसाइड करेंगे। तो पहला है यहाँ पर जीवन वृत्त तकनीकी, सेकंड है साक्षात्कार तकनीकी, थर्ड है निरीक्षण तकनीकी, व चौथा है समाज मिति तकनीकी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो फोर्थ है, समाज मिति तकनीकी द्वारा सामाजिक नेतृत्व का निर्धारण करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के बालकों में गत्यात्मक कौशल के विकास में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता। गत्यात्मक यानी कि डायनामिक स्किल जिसको कहते हैं। तो पहला है यहाँ पर व्यवस्थित अधिगम, सेकंड अभ्यास, सी आपके हस्तलेखन, और चौथा है अवांछित विश्राम। तो यहाँ पर बात हो रही है कि क्या नहीं होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी फोर्थ राइट आंसर होगा, अवांछित विश्राम इसमें विकसित करने में मदद नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उत्तम अनुशासन का निम्नलिखित में से कौन सा कथन का निम्नलिखित में से कौन से कथन का बुनियादी आधार नहीं है। तो पहला है यहाँ पर अनुशासन का उत्तरदायित्व छात्रों को सौंप दिया जाए, सेकंड है छात्रों में दंडात्मक भय की स्थिति उत्पन्न की जाए, सी अनुशासन संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए नियमित कार्य योजना तैयार की जाए, और चौथा है छात्रों की मौलिक प्रवृत्तियों की उपचारात्मक सहायता प्रदान की जाए। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट कि अनुशासन का उत्तरदायित्व छात्रों को दिया जाए, इस प्रकार का कोई बुनियादी सिद्धांत नहीं है। ठीक है ना, उत्तम अनुशासन के लिए। नेक्स्ट देखिए, खेल आधारित शिक्षण पद्धतियां प्रमुख रूप से योगदान करती है। पहला है बाल केंद्रित प्रवृत्ति का, सेकंड विद्यालय केंद्रित प्रवृत्ति का, सी है गृह केंद्रित प्रवृत्ति का, और चौथा शिक्षक केंद्रित प्रवृत्ति का। तो खेल आधारित जो शिक्षण पद्धतियां वो हमेशा बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति का एक तरह से उसको इंडोर्स करती है या उसको मानती है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, कक्ष में अधिगम के व्यवस्थित अनुकरण के लिए तथा विद्यार्थियों की रुचियों एवं संभावनाओं के विकास के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है, विद्यार्थियों के जो इंटरेस्ट हैं और जो संभावना है उनके विकास के लिए आवश्यक है। पहला है आत्म अनुशासन, सेकंड नवीनतम शिक्षण सहायक सामग्री, सी है कठोर परीक्षा प्रणाली, या चौथा है विद्यालय की इमारत। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सही उत्तर दोस्तों इसका हो जाएगा फर्स्ट है, आत्म अनुशासन सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके, अगला देखिए, एक बालक स्वयं खाने के स्थान पर मिल बांटकर खाना पसंद करता है, वह है पहला है अंतर्मुखी व्यक्तित्व का, सेकंड बहिर्मुखी व्यक्तित्व का, सी उभयमुखी व्यक्तित्व का, और चौथा है अनुशासनहीन व्यक्तित्व का। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर है वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व यानी कि एक्सट्रोवर्ट, उसका एक पर्सनालिटी के अंदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जब विद्यार्थी अपने गत ज्ञान के भंडार में नवीन पाठ से सीखे गए अनुभवों को सार्थक ढंग से संबोधित करता है तो यह क्रिया कहलाती है। पहला व्यवहारीकरण, दूसरा अनुभवीकरण, तीसरा आत्मसातकरण और चौथा उपलब्धिकरण। तो यहाँ पर बात हो रही है कि ज्ञान के भंडार में जो नवीन पाठ जो है जो उसने सीखा है उसको सार्थक ढंग से वो संबंधित कर पा रहा है। तो इसका मतलब उसने किया है क्या है, आत्मसातीकरण किया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से विकास का सिद्धांत नहीं है। तो पहला है एकीकरण का सिद्धांत, दूसरा है अपरिवर्तनशीलता का सिद्धांत, सी है निरंतर विकास का सिद्धांत, और चौथा है सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। तो यहाँ पर विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, अपरिवर्तनशीलता का जो सिद्धांत है वो विकास का सिद्धांत के अंदर नहीं आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अभिप्रेरणा से तात्पर्य है। पहला है बालक के व्यवहार में परिवर्तन से, सेकंड बालक की मनोवृत्ति में परिवर्तन से, सी एक आंतरिक बल से जो व्यक्ति के व्यवहार को निश्चित दिशा प्रदान करता है, और चौथा एक ऐसे आंतरिक बल से जो व्यक्ति के व्यवहार को छिन्न भिन्न कर देता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा, एक आंतरिक बल जो व्यक्ति के व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है वो अभिप्रेरणा या मोटिवेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जब दो अभिप्रेरणाएं आपस में मेल नहीं खाती हैं तो परिणाम होता है। पहला है मनस्ताप, दूसरा कुंठा, तीसरा द्वंद्व और चौथा प्रत्याहार। तो जब दो अभिप्रेरणाएं आपस में मेल नहीं खाती तब होता है द्वंद्व। ठीक है ना, द्वंद्व की जो सिचुएशन या डिलेमा जो सिचुएशन है वो होती है जब दो अभिप्रेरणाएं मेल नहीं खाती।
यानी कि विचार अलग अलग पैदा होते हैं कि एक कुछ और दो प्रकार के मन इंसान के हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित जैविक अनुकूलन के मूल सिद्धांतों के असंगत है? पहला है समंजन, सेकंड है संरक्षण, तीसरा है आत्मसातकरण और चौथा है संतुलीकरण। तो यहाँ पर जो जीन पियाजे हैं उन्होंने अपने सिद्धांत के अंदर समंजन यानी कि समायोजन की बात की, आत्मसातीकरण की भी बात की थी, संतुलनकरण के इन दोनों के बीच में जो संतुलन है उसकी बात की थी, लेकिन संरक्षण की उन्होंने बात नहीं की थी। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि असंगत है कौन सा ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर संरक्षण की बात उन्होंने नहीं की थी, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सेकंड रहेगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, किशोरावस्था के दौरान आत्म केंद्रित संज्ञानों का विकास इस विश्वास के साथ कि वह अन्य लोगों के ध्यान केंद्र में है कहलाता है। पहला है अस्मिता निर्माण, सेकंड है अस्मिता संकट, तीसरा किशोर आत्म केंद्रितता और चौथा है भूमिका भ्रांति। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, किशोर आत्म केंद्रितता, क्योंकि वो कह रहा है कि किशोर अवस्था के दौरान आत्म केंद्रित संज्ञानों का विकास, बच्चा जो है स्वयं पर केंद्रित होता है, तो उसे किशोर आत्म केंद्रितता कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, विकास की किस अवस्था में बालक सामाजिक समूहों तथा संस्थानों के प्रति मनोवृत्ति विकसित कर लेता है? पहला है शैशवावस्था, दूसरा पूर्व बाल्य अवस्था, तीसरा उत्तर बाल्य अवस्था और चौथा किशोर अवस्था। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन कौन सा होगा? थर्ड। ठीक है ना, उत्तर जो बाल अवस्था है उसके अंदर बालक सामाजिक समूह और संस्थानों के प्रति मनोवृत्ति विकसित कर लेता है, यानी कि उसके सामाजिक जो समूह है, समाज समुदाय, उसके प्रति उसके अंदर एक समझ जो है वो विकसित होने लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं? तो पहला है उन्हें अच्छी नागरिकता पर भाषण देकर, दूसरा उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर, उन्हें कतिपय सामुदायिक सेवा कार्य आवंटित करके और उन्हें भारतीय संविधान से परिचित कराकर। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, क्योंकि उन्हें सामुदायिक जो सेवा कार्य है उसमें जब वो भाग लेंगे तो ऑब्वियसली उनके अंदर सामाजिकता की भावना विकसित होगी और अच्छे नागरिकों के गुण स्वतः विकसित होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि पहला है छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता व नियंत्रण दिया जाए, सेकंड है छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित व नियंत्रित हो, सी है शिक्षक छात्र तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिकाएं निभाए और चौथा है शिक्षक अधिगम को निर्देशित करे। तो बताइए शिक्षक और अधिक प्रभावी कैसे हो सकता है, हमको ये बताइए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है दोस्तों, छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता व नियंत्रण दिया जाना चाहिए। चलते हैं आगे। अगला देखिए, स्टर्न के अनुसार खेल क्या है? तो पहला है खेल एक ऐच्छिक आत्म नियंत्रित क्रिया है, सेकंड खेल वे हैं जो हम करते हैं, सी खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है और खेल एक जन्मजात प्रवृत्ति है। तो क्या है स्टर्न के अनुसार? तो स्टर्न के अनुसार जो है खेल एक ऐच्छिक और आत्म नियंत्रित क्रिया है। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे। सफलता से ही सफलता मिलती है, यह कथन अधिगम के किस नियम पर आधारित है? तो पहला है प्रभाव का नियम, दूसरा आवश्यकता का नियम, तीसरा अभ्यास का नियम तथा चौथा तत्परता का नियम। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट जो है वो कहता है कि जब हम किसी काम में जो है वो सफल होते हैं या हम उस काम को करते हैं तो उसमें हमको उसमें एक तरह से सफलता मिलती है, तो हम उस काम को और ज्यादा अच्छी तरीके से करते हैं, है ना। जो सब्जेक्ट हमें पसंद होता है तो हम उसको बार बार पढ़ते हैं, तो वही चीज है इसमें। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि कक्षा कक्ष में प्रत्यक्ष अनुदेशन को प्रयोग में लाया जाए, सेकंड कक्षा कक्ष में शिक्षक निर्देशित विधियों का उपयोग किया जाए, दोनों शिक्षक निर्देशित विधियां एवं प्रत्यक्ष अनुदेशन काम में लिए जाए, और चौथा है छात्र केंद्रित अनुदेशन व अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों वो ऑप्शन फर्स्ट है, छात्र केंद्रित अनुदेशन व अंतःक्रियात्मक जो विधि है यानी कि जो एक्टिविटी मेथड है उनको प्रयोग में लिया जाए शिक्षण प्रभावी करने के लिए। अगला देखिए, जब बालक डैश अभिप्रेरणा से प्रेरित होता है तो वह अपने कार्य को इस ढंग से करता है कि अधिक से अधिक
सफलता मिल सके। तो पहला है अनुमोदन, दूसरा है सत्ता, तीसरा उपलब्धि और चौथा बाह्य। तो कौन सा होगा इसमें सही उत्तर? यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होगा उपलब्धि। यानी कि उपलब्धि अभिप्रेरणा से प्रेरित, यानी कि जब उसे कोई उपलब्धि मिलती है तो उस प्रकार वो उसके अंदर एक मोटिवेशन पैदा करती है। तो उस प्रकार की जो अभिप्रेरणा है उसको उपलब्धि अभिप्रेरणा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर याद रखना ये बात। चलते हैं आगे। अगला देखिए, जब कोई शिक्षक किसी सामग्री को लिखकर या बोलकर आत्मसात कर लेता है तो इस प्रकार शिक्षार्थी का शिक्षण सीखना कहलाता है। तो पहला है अभिग्रहण सीखना, सेकंड अन्वेषण सीखना, तीसरा है रटकर सीखना और चौथा है अर्थपूर्ण सीखना। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है अभिग्रहण सीखना जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो बोला शिक्षार्थी किसी सामग्री को लिखकर या बोलकर आत्मसात कर लेता है तो अभिग्रहित उसके अंदर वो चीज हो जाती है, एब्जॉर्व हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक शिक्षक अपनी कक्षा में विभिन्न प्रयासों के माध्यम से सिखाता है, किंतु शिक्षक अपने द्वारा किए गए प्रत्येक प्रयास में सीखने का निष्पादन समान रहता है। इस प्रकार का शिक्षण निम्न में से किस शिक्षण वक्र को दर्शाता है? तो यहाँ पर अलग अलग वक्र जो है मैंने बताए थे आपको अधिगम के पठार के अंदर। तो यहाँ पर कौन सा वक्र होगा इसमें? तो यहाँ पर जो वक्र होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए पहला वक्र इस प्रकार से, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये जो वक्र है ये ऑप्शन कौन सा होगा? फर्स्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कि शिक्षक के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें उसके बाद जो निष्पादन है वो समान रह रहा है। तो यहाँ पर जितना एफर्ट है इस एक्सिस पे उतना ज्यादा जो है उतना ही यहाँ पर शिक्षण प्रतिशत यानी कि उसका जो लर्निंग आउटकम है, निष्पादन है वो हो रहा है। तो इसीलिए एक सीधी रेखा में जो है ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो लाइन है वो कब बनती है? जब लगातार जो चीज सिखाई जा रही है उसमें और सीखने की जो गति है वो एक समान होती है। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, शिक्षार्थियों के कौशल, ज्ञानोपार्जन एवं व्यक्तित्व संबंधी गुणों को मापने हेतु सरलतम साधन है। तो पहला है मौखिक परीक्षा, दूसरा लिखित परीक्षा, तीसरा खुली किताब परीक्षा और चौथा बंद किताब परीक्षा। तो कौन सा होगा इसमें राइट आंसर? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो ऑप्शन फर्स्ट होगा। ठीक है ना, मौलिक परीक्षा। अगला देखिए, बालक को सरल ढंग से नवीन ज्ञान रुचिपूर्ण तरीके से प्रदान करने वाली बाल केंद्रित शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होगा? तो पहला है संतोष, दूसरा निष्क्रियता, तीसरा खेल और चौथा प्रेरणा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, निष्क्रियता, क्योंकि वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है। तो निष्क्रियता तो नहीं होनी चाहिए रुचिपूर्ण तरीके से प्रस्तुत होने में। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला देखिए, जब कोई बालक दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से कुछ नया जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने की योग्यता रखता है तो बालक द्वारा किया गया इस प्रकार का चिंतन कहलाता है। पहला अभिसारी चिंतन, दूसरा सृजनात्मक चिंतन, चौथा आलोचनात्मक चिंतन, चौथा आपका साधारण चिंतन। तो ये चिंतन होता है आपका सृजनात्मक चिंतन, क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है ना, क्योंकि इसमें वो अपने एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने की उसके अंदर योग्यता है। चलते हैं आगे और आज का अंतिम क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आकलन को उपयोगी बनाने के लिए शिक्षक को निम्न में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए? तो पहला है फीडबैक प्राप्त करने के लिए गृह कार्य न कर देना, सेकंड शिक्षण प्रक्रिया में सिखाने के विविध तरीकों का प्रयोग करना, तीसरा है आपके पास विद्यार्थियों को विभिन्न समूहों में बांटकर उनका तुलनात्मक जो है अध्ययन करना और चौथा है विद्यार्थी की आर्थिक स्थिति के विषय में जानकारी प्राप्त करना। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन सेकंड होगा, सीखने की प्रक्रिया में सिखाने के विविध तरीकों का प्रयोग करना, क्योंकि वहां पर बात हो रही है कि आकलन को अधिक उपयोगी बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो इसके लिए ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो दोस्तों हमारे 30 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को सही लगे होंगे और ठीक लगे तो लाइक कर दीजिए और जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।